एंड ये कर्मा क्या होता है एग्जैक्ट? कर्मा का मतलब क्या है? कर्मा इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू। ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके भी कर्मा हमारे साथ जुड़ते हैं। इसको हम एंसेस्ट्रल कर्मा भी कई बार बोलते हैं, फैमिली कर्मा भी बोलते हैं। जब मैं किसी के साथ धोखा करूंगा या धोखा करूंगी तो वो धोखा कहीं ना कहीं कल को जाकर मेरे साथ भी वापस आएगा ही आएगा। बिकॉज इफ आई फॉरगेट, आई एम फॉरगेटिंग द लेसन्स दैट आई हैव लर्न। मैं अपने साथ नहीं बैठती। आई डोंट वांट टू सी द डार्कर साइड ऑफ माय ओन सेल्फ। कुछ लोगों का इंटेंट नहीं होता गलती करने का, लेकिन फिर भी हो जाती है। जैसे कि बहुत पुराना एक टर्म चल रहा है, वन नाइट स्टैंड। कार्मिक पैटर्न में तो वो डेफिनेटली आएगा। ऐसे तब किसके पास जाओगे? शी सेड मैं लड़का मैनिफेस्ट कर रही हूँ ना, वो मुझे पैसा देगा। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट यामिनी तोमर, और आज आपके लिए लेकर आई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग पॉडकास्ट, क्योंकि हमारे साथ जुड़ी है एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है साहिबा आई वासुदेव, जो एक आकाशिक रिकॉर्ड ट्रेनर है, टैरो कार्ड ट्रेनर है, और साथ ही में एक हीलर भी है, जो हमें बताएंगी कि किस तरीके से हम अपने कार्मिक पैटर्न्स को समझ सकते हैं, कैसे हमारे पास लाइफ एक्सपीरियंसेस और हमारे पास लाइफ कर्मा हमारे प्रेजेंट लाइफ पर इफेक्ट डालते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जो हमें समझ नहीं आ रहा होता क्यों हो रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं जिनसे हम बाहर तो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। तो अगर आप भी इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं या फिर कोई ऐसे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपको हील करना है, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक इस पॉडकास्ट में। हेलो साहिबा जी, कैसी हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं अम्मी? मैं भी एकदम ठीक हूँ। मुझे जानना है कि आप किस तरीके की प्रॉब्लम से डील करते हैं? सी आई एम अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, आकाशिक रिकॉर्ड्स ट्रेनर, टैरो ट्रेनर। सो अगर किसी को भी रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू है, फाइनेंस से रिलेटेड है, या अपनी लाइफ का पर्पस जानना चाहते हैं, या कोई पैटर्न्स है जो लाइफ में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये सबका हम आंसर या तो आकाशिक में देखते हैं या टैरो में देखते हैं। या क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में, मतलब इनके जरिए से हम आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स की रूट कॉज तक हम जा सकते हैं। ओके। एंड ये कर्मा क्या होता है एग्जैक्ट? कर्मा का मतलब क्या है? Okay. So karma is anything and everything that you do. That means कि कर्मा मीन्स कोई भी एक्शन आपने लिया, अगर आपने थॉट में भी किसी के बारे में कुछ सोचा, गलत या सही, वो एक अलग बात है। कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज का एक कॉज है, उसका एक इफेक्ट है। आपने किसी के बारे में मन में थॉट में भी सोचा, वो भी कर्मा है। अगर आपने किसी को वर्बली कुछ कहा, वो भी कर्मा है। अगर आपने किसी के साथ एक्शन में कुछ करा, वो भी कर्मा है। सो एवरीथिंग इज कर्मा, एंड कर्मा विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। जो आप सीड बो रहे हो वही वापस आपको आएगा। दैट इज व्हाई वी से दैट कर्मा हैज इज कॉज एंड इफेक्ट। जो आप कॉज डाल रहे हो, जो कॉज है, वो ही जो सीड डाल रहे हो, उसी का ही इफेक्ट आपको मिलने वाला है। ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके भी कर्मा हमारे साथ जुड़ते हैं। तो क्या ऐसा सच में होता है? हाँ, इसको हम एंसेस्ट्रल कर्मा भी कई बार बोलते हैं, फैमिली कर्मा भी बोलते हैं। दैट बेसिकली मीन्स कि आपके जो पूर्वज हैं, जो बड़े हैं, उन्होंने भी अगर कुछ करा है, किसी किसी और के बच्चे के साथ कुछ करा है, या किसी को हर्ट किया है, इंटेंशन उनकी गलत रही है। मतलब यहाँ पर देखो, कर्मा का एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि कर्मा डिपेंड्स ऑन द इंटेंट दैट यू पुट। तो अगर उन्होंने इंटेंशनली किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो ऑब्वियसली वो चीज फिर बच्चों में आती ही आती है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है कई बार। अगर कोई पर्सन है किसी के साथ रिलेशनशिप में है और इंटेंशनली उसकी इंटेंशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उसके कैसे कर्मास ऐड होंगे आगे जाके? देखो, एक चीज तो यामिनी पक्की है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमें वापस तो मिलने वाला है, ठीक है। अगर मेरा इंटेंट है कि मैं रिश्ते में इसको फंसाऊं या इसको हर्ट करूं, या मैं इसको इंटेंशनली इसके साथ बुरा करूं, वो चीज मेरे पास वापस तो जरूर आएगी, क्योंकि कर्मा डिपेंड्स ऑन द इंटेंट। और सबसे बड़ी बात एक है कि जो भी हम चीज रिश्ते में डाल रहे हैं, रिलेशनशिप्स इज समथिंग, जैसे आज आपने अगर आप देखोगे कि किसी के साथ अफेयर हुआ, ठीक है, और आपने लड़की को डबल डेटिंग करी, या आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो मगर कहीं और पे भी हो, और फिर ये आपका कल को हो सकता है पैटर्न बन जाए। ओके।
विच मीन्स आप इंटेंट डाल रहे हो ओके। कि आपका इंटेंट ही क्लियर नहीं है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन। तो कहीं ना कहीं मैं किसी के साथ धोखा कर रही हूँ या धोखा कर रहा हूँ। जब मैं किसी के साथ धोखा करूंगा या धोखा करूंगी, तो वो धोखा कहीं ना कहीं कल को जाकर मेरे साथ भी वापस आएगा ही आएगा। ओके, इसी जन्म में आएगा या फिर नेक्स्ट जन्म में? डिपेंड करता है कहाँ, क्योंकि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आवर संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा। कुछ कर्मा हमारे पिछले जन्म के होते हैं, कुछ हमारे इस जन्म के होते हैं, बट वापस तो जरूर आएगा। देखो, धोखे का भी एक कारण है, इसको हम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में लेते हैं जैसे, ठीक है। आप किसी को धोखा क्यों दे रहे हो? इंटेंशन खराब है। ओके, इंटेंट खराब है। मगर कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि मुझे उस इंसान से लेसन सीखना है। ओके। अगर मेरा कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में आने से पहले एक ब्लूप्रिंट बना था, जहां जब हम आने से पहले, इस लाइफ टाइम में आने से पहले हमारा एक ब्लूप्रिंट बनता है, उस ब्लूप्रिंट में अगर मुझे एक लेसन सीखना था कि आप मेरे को धोखा दोगे, आप धोखा देने के बाद मैं या तो स्पिरिचुअलिटी करूंगी या मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी, तो इस जन्म में आप मेरे को धोखा दोगे ही दोगे। ओके। बट अगर हम सोल प्लान्स को साइड पे रखते हैं, अगर हम अब सिर्फ एक कर्मा के बारे में बात करते हैं, देखो यहाँ पर भी आपका जो इंटेंट है, कई लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है, वो हमने एक के साथ भी रिलेशनशिप रखा हुआ है, दूसरे के साथ भी रखा हुआ है, हमारा इंटेंट ही, हमें क्लैरिटी खुद को नहीं है कि हमें क्या चाहिए लाइफ में। इसके पीछे एक ट्रॉमा जरूर हो सकता है। ये ट्रॉमा या तो चाइल्डहुड का है या ये ट्रॉमा पीछे से आ रहा है। ओके। कई बार ये मेरा बिहेवियर भी हो सकता है। ओके। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ। मुझे किसी के साथ अगर अटैचमेंट हुई, जी, ठीक है, अब ये जो अटैचमेंट है ये मुझे एक टेंडेंसी पर लेकर जा रही है, जहां मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, ऑब्सेसिव हो रही हूँ, उसके बारे में बार बार सोच रही हूँ, वो मेरी टेंडेंसी बन गई। अब मुझे ये इंसान किसी भी रूप में चाहिए जी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, ये मेरी कंडीशनिंग हो रही है। अब मुझे वो इंसान चाहिए ही चाहिए। दैट मीन्स एक शुरू हुआ था टेंडेंसी से, टेंडेंसी वो सीड थी जहां पर मैं ऑब्सेसिव उसके बारे में सोच रही थी। ओके। उसके बाद ये कंडीशनिंग पर आया, जहां मैंने, ये मेरी अब जिद बन गई कि अब तो मुझे इसको पाना ही पाना है। ओके। इसके बाद अगर हम यहाँ पर भी नहीं सुधरते हैं, फिर ये हमारा कहीं ना कहीं नेचर बन जाता है। ओके। कि मुझे तो ये इंसान चाहिए चाहिए, मैं कभी भी हार नहीं मान सकती, जिद बन जाती है। और ये मेरी हर जगह से जिद बनती है कि मुझे जीतना है, मैं नहीं हार सकती, वो मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, आई एम द बेस्ट। मैंने, अगर इसने मुझे छोड़ के चला गया तो मेरे 10 फ्रेंड्स मुझे मेरे पे हंसेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। और फिर ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग अप हो गई है, इट विल लीड टू द डीड का मतलब है मैं कोई ना कोई एक्शन करूंगी। अब वो एक्शन मेरा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट जब तक हम ये पूरा पैटर्न को समझ रहे हैं, यहाँ पर अब जाकर ये मेरी जिद बन रही है। जिद कभी भी राइट एक्शन, अगर सुधर गए, स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो गए तो सुधर जाओगे, नहीं तो आप कुछ ना कुछ गलत एक्शन लो। ओके। अगेन ऑल ऑफ दिस इज लीडिंग टू कर्मा। ओके। क्लियर हुआ? यस, यस, बिल्कुल। हमारे को हर जन्म में हम लोग 7 फेरे लेते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हर जन्म में हमें वही पर्सन मिलेगा हमारे सोलमेट के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कई ब्रेकअप करके फिर शादी करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, सबसे पहले ये ना सोलमेट का कॉन्सेप्ट ही बहुत गलत है मार्केट में। लोगों को लगता है कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरा सोलमेट है। पहला, सोलमेट कैन बी एनीवन। ओके। सोलमेट कैन बी योर पेरेंट, कैन बी योर फ्रेंड, कैन बी योर partner, can be your dog, can be your maid, can be anyone. बेसिकली सोलमेट मीन्स जिसके साथ आपकी वाइब्रेशन मैच करती है। अब जो मेरा, आपने बोला कि मेरी शादी, पहले बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए, फिर उसके बाद मेरी शादी किसी और से हो रही है, राइट। अब यहाँ पर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं कि मैं बहुत सारे रिलेशनशिप्स में जब गई,
मेरा उनके साथ क्या रिलेशनशिप रहा है, क्या कोई पैटर्न रहा है रिलेशनशिप्स में। ओके। अगर मेरे रिलेशनशिप्स में ये रहा है कि मेरे को हमेशा मेरा रिलेशनशिप कोई लड़की ही खराब करती है, जी। किसी लड़की के कारण मेरा ब्रेक ऑफ होता है, हम्म। ठीक है, थर्ड पार्टी, तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न ऐसा भी है जो मेरी मैरिज में भी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि मैंने उस पैटर्न को कभी ब्रेक नहीं किया, मैंने हील नहीं किया। ओके। ठीक है, तो आई नीड टू आइडेंटिफाई कि मेरा पैटर्न तो नहीं ऐसे फॉरवर्ड हो रहा है। दूसरा, अब मैं अगर कोई भी रिलेशनशिप से मैरिज की तरफ जा रही हूँ, क्या मैं हील्ड हूँ कि नहीं ये बिफोर एंटरिंग इनटू मैरिज। ओके। बिकॉज जहां पर भी एवरी रिलेशनशिप विच इज नॉट फुलफिल्ड, कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट, कहीं ना कहीं ग्रीफ, कहीं ना कहीं पेन, ये आपके पास कुछ ना कुछ छोड़कर जा रहा है। अब मैं वही ग्रीफ, वही पेन अगर अपने साथ रख रही हूँ, तो अगर मैं वही कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाऊंगी, तो दैट मीन्स मैं वही चीज कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। ओके। और मैं उस जिस फ्रीक्वेंसी पे होंगी उसी फ्रीक्वेंसी का पार्टनर मैं अट्रैक्ट करूंगी। ओके। दैट मीन्स अगर मैं फियर में हूं कि मेरा पिछला रिश्ता टूटा, और इसी फियर में मैं पूरी टाइम रहती हूँ, मैंने एक नया पार्टनर तो अट्रैक्ट कर लिया, मगर जो नया पार्टनर होगा वो मुझे फियर की ही फ्रीक्वेंसी पर रखेगा, वो मुझे डरा कर रखेगा। अच्छा, सब या वो डरा के रखेगा या मैं डर के रहूंगी कि ये मुझसे हाथ से ना निकल जाए। ओके। क्योंकि फियर की फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं यहीं पर अपने आप को हील कर लेती हूँ, मैं अपने पैटर्न्स को समझ लेती हूँ, या मैं स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं जब मेरी वाइब्रेशन रेज होगी, तो मैं कोई एक ऐसा पार्टनर चूज करूंगी जो मेरी तरह ही हील्ड होगा, उसी फ्रीक्वेंसी पर होगा जिस फ्रीक्वेंसी पर मैं। अच्छा, मतलब हीलिंग बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करने से। आप चाहे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप ले लीजिए, हस्बैंड वाइफ का ले लीजिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ले लीजिए, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का ले लीजिए, हीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर भी दो सोल्स आ गए, अब देखो दो सोल्स आप इकट्ठे क्यों आए हो, there has been a soul contract, okay, there has been a past event जिसकी वजह से जो अधूरा रह गया, that is why we are coming together right now। अब उस रिश्ते में अगर कहीं कुछ कड़वाहट है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ भी गलत है कहीं ना कहीं, उसको तो मुझे हील करना ही पड़ेगा। ओके। और अगर आप हील नहीं करोगे तो वही पेन आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, वही ग्रीफ आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, वही फियर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, जिससे हमारा नेक्स्ट रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है, वो भी खराब होगा और नेक्स्ट भी खराब होगा। तो ये जो हीलिंग करना होता है, ये किस तरीके से इंसान खुद को हील करता है? देखो, सबसे पहले है कि अगर मैं पहले रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जा रही हूँ, पहले क्या मैंने अपने आप को फॉरगिव करा? ओके, पहले खुद को माफ करना, पहले तो खुद को, क्योंकि जाने अनजाने में मैंने भी बहुत कुछ अपने साथ गलत किया। फिर मैंने जिस भी रिलेशनशिप में जिसके साथ थी, मैंने उसको भी फॉरगिवनेस करी है कि नहीं। अब लोग कहते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, ठीक है, पर जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, ठीक है, तो हमारे को उसको भी फॉरगिव करना है। मैंने ऐसे यामिनी बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पर people have come to me where they said that the third person has done wrong with me. Let's say I'll give you an example of marriage. कि कोई husband wife थे, they were going for divorce, but divorce was happening because the husband was having an extramarital with somebody else. Now this female started giving forgiveness to her husband. Okay. एंड जितनी देर उनका डाइवोर्स का प्रोसीजर चला, 2 साल 3 साल जो भी चला, लास्ट डे द पर्सन केम एंड एडमिटेड दैट ही हैड डन रॉन्ग टू दिस गर्ल एंड ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। सो कई बार क्या होता है कि हमें रियलाइज नहीं होता, क्योंकि आप जब किसी को
फॉरगिव कर रहे हो, आप वाइब्रेशन क्या भेज रहे हो? फॉरगिवनेस एंड ब्लेसिंग, राइट? जब मैं दो सोल्स के बीच की वाइब्रेशन ही चेंज कर रही हूँ, हर्ट से लेकर मैं उसको फॉरगिवनेस पे लेकर आ रही हूँ, या पीस, अब मैं आपको बार बार माफ कर रही हूँ, दैट मीन्स हम एक ऐसे उस पर आ गए हैं जहां पर आपका एक्शन मेरे या आपकी वाइब्रेशन मुझे हर्ट नहीं कर रही है। एंड वी ऑल आर मेड अप ऑफ एनर्जी। अब आपके प्रति जो मेरा मेरा एनर्जी था वो नेगेटिव था। अब जब मैं आपके साथ फॉरगिवनेस कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी फील्ड कहीं ना कहीं आपको लेकर चेंज हुई। ओके। जब मेरी एनर्जी आपको लेकर चेंज हुई तो आप भी बदले, मैं भी बदली। दूसरा, अब ये जो रिश्ता था ये किसके ऊपर बेस्ड था? प्यार के ऊपर, शादी के ऊपर, प्यार के ऊपर या शादी के ऊपर, राइट? अब लेट्स से कि मैंने आपको फॉरगिवनेस नहीं की, दो केसेस लेते हैं, एक में फॉरगिवनेस की और एक में फॉरगिवनेस करी है। अब अगर मैंने आपको फॉरगिवनेस ही करी एंड आई एम नॉट हील्ड, 2 साल 3 साल निकल गए, मैं बार बार एक कह रही हूँ यार मेरा पीछे रिश्ता जब टूटा उसके बाद से आई हैव नॉट अट्रैक्टेड अ राइट पार्टनर इन माय लाइफ, मेरे पास तो कोई सही बंदा मेरी जिंदगी में आता ही नहीं, मैं ग्रज करी जा रही हूँ जी। अब सोचो आपके सामने यहाँ पर एक सीट है जिसको मैंने खाली ही नहीं रखा। ओके। कहीं ना कहीं मैंने उसको पकड़ के रखा है, पुरानी यादों को, पुरानी यादों के प्रति मैंने नेगेटिविटी भी रखी हुई है, पुरानी यादों को जकड़ के बैठी हुई हूँ और मैं कह रही कोई सीट पे ही नहीं बैठ रहा। ओके। जब तक मैं यहाँ से एनर्जी को रिलीज नहीं करूंगी, जब तक मैं यहाँ फॉरगिवनेस नहीं करूंगी, जब तक मैं यहाँ की नेगेटिविटी को नहीं हटाऊंगी, कोई आकर बैठेगा कैसे? हो सकता है वो लाइन पे खड़ा है बैठने के लिए, मगर जगह तो आप ही नहीं। अच्छा, तो वो यादें जो होती है वो ब्लॉक करके रखती है उस जगह, एनर्जी ब्लॉक्ड है ना। अब आपकी एनर्जी आपने यहाँ पर क्या ब्लॉक करके रखी हुई है? प्यार से प्रति। आप अब चाह क्या रहे हो? मेरे को नया प्यार मिल जाए, मेरे को एक नया इंसान मिले जो मुझे प्यार करे, बट मैं तो कैद हूं पुरानी यादों में। राइट। मैं यादों में भी कैद हूं, मेरे अंदर ग्रीफ भी है, मेरे अंदर शिकायत भी है कि प्यार नहीं है। ओके। तो जब मैंने इन सबको जकड़ के रखा हुआ है, जब रिलीज ही नहीं किया, वो एनर्जी ही नहीं रिलीज हुई, तो दूसरा कैसे आएगा? बिल्कुल सही बात। इसके लिए हमें हील होना बहुत जरूरी है। तो इसका कोई प्रोसीजर होता है या फिर किसी हीलर की हमें जरूरत पड़ती है? देखो दोनों चीजें हैं। पहला, जब भी मेरे पास स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही वल्नरेबल स्टेट पर होते हैं या बिल्कुल उनमें हिम्मत ही नहीं होती है। अगर मैं आज उनको ये बोलूं कि मैं बेटा फॉरगिवनेस कर लो, वो फॉरगिवनेस 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, महीना करेंगे, then they say कि मैम इट इज नॉट वर्किंग। ट्रस्ट मी, हीलिंग डज नॉट हैपन in 10 days, 20 days, 30 days, 40 days. It is a lifestyle process. Okay. ये अगर आप जैसे रोज रोज ब्रश करते हो, रोज नहाते हो, अगर आप अपनी लाइफ का इसको एक हिस्सा बना लो ऑफ फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड, यू विल सी कि आपकी हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है। ओके। सेकंड, आई हैव, ये मेरा खुद का, I'll give you one, my own experience. I have done forgiveness with a particular person for almost 3 to 4 years. I'll share a very personal experience with you. So I have also done, a forgiveness with a particular person for 3 years, 4 years. 4 years? Yes, continuously. In fact, मेरी जर्नी ही वहीं से शुरू हुई थी। मेरे को, मैं बिल्कुल फॉरगिवनेस, जब पहली बार जब वो इंसिडेंट हुआ था तो मैं बिल्कुल फॉरगिवनेस नहीं कर रही थी। एंड आई रिमेम्बर माय सिस्टर टुक अ स्केल एंड शी सैट विद मी एंड लिटरली वो रात को 9 बजे मुझे बिठाती थी और बोलती थी आज रात को तू बैठ, मेरे साथ बैठ, 15-20 मिनट बैठ के ये बोल, आई फॉरगिव यू, आई whatever you've done in my life, I forgive you, I forgive myself. It started, my journey of spirituality started from there.
with that Okay. scale. Literally, she used to sit with the scale because ऐसे बोलती थी, I forgive you for I forgive you for whatever you've done in my life. मतलब you know, starting में you don't feel that you want to forgive somebody who's hurt you. Yes. You don't want to forgive somebody who has changed your life upside down. Right. तो आप सिर्फ एक जस्ट घर में बोलना चाहते हो या उस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप करते हो, बट धीरे धीरे जब वो स्केल के डर से बैठना शुरू किया मैंने, 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 6 months when it happened, something in me changed. I started becoming more calmer. Okay. फिर जब मैंने साल किया, फिर मैंने थोड़े थोड़े चेंजेस मेरे एनवायरनमेंट में देखने शुरू करे, जो मुझे, जिसे हम कहते हैं ना कि व्हेन योर वाइब्रेशन चेंज एंड द एनवायरनमेंट आल्सो चेंजेस। दूसरे तीसरे चौथे साल तक तो मैं बहुत सारी रिलेशनशिप्स में बहुत चीजों को क्लेंस कर चुकी थी। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप फॉरगिवनेस 3-3 साल करो, 4-4 साल करो, जब तक आपको लगता है कि आपके मन में करवाहट है। Okay. अगर आपको लगता है यू हैव नॉट हील्ड, तो आप उतने पीरियड तक कर सकते हो। कोई 40 डेज तक करना चाहता है, कोई 1 ईयर तक करना चाहता है, कोई 2 इयर्स तक करना चाहता है। दैट डिपेंड्स ऑन द हर्ट दैट यू आर कैरिंग। Okay. ठीक है ना? जहां तक अगर आपको लगता है कि ये चीज ने तो मेरी पूरी जिंदगी की बेस को हिला दिया है, जी. वहां पर हमें हीलिंग ज्यादा चाहिए। Okay. ठीक है, तो इट ऑलवेज डिपेंड। क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, बोलते हैं मैम कितने दिन हीलिंग करनी है। इट इज नॉट कि 11 दिन हीलिंग करोगे तो आपका कर्मा क्लियर हो जाएगा, 40 दिन करोगे तो हीलिंग हो जाएगा। आपको खुद आपकी लाइफ बताएगी कि नाउ आई एम हील्ड और नॉट। Okay. अगर मेरे को आपके प्रति नेगेटिविटी है और मैं आपको फॉरगिव कर रही हूँ, एक टाइम आएगा जब मेरे दिल से आपके लिए एक ये स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज आएगा जहां पर मुझे आपका असर होना ना होना मेरी लाइफ में फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स मैं एक न्यूट्रल स्टेट पर जा रही हूँ। मेरी वो वाइब्रेशन वहां तक पहुंच गई जहां मैं न्यूट्रल हो गई, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर जितना मैं अगर और फॉरगिवनेस करती रही तो मैं शायद एक ऐसे स्टेट पर हो जाऊंगी जहां पर अब मेरे दिल से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ निकल रही है। अच्छा. क्योंकि अब मुझे रियलाइज हुआ, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो गई। अब मुझे रियलाइज हुआ कि आप मेरी लाइफ से गए कि मेरे लिए अच्छा था। ओके. क्योंकि मेरी लाइफ ग्रो हो गई, राइट. मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गई, या मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये हुनर है। मतलब यू नो आपकी लाइफ का नजरिया, लाइफ को देखने का नजरिया ही बदल जाता है आपका। Yes, true. तो जब ये चीजें होती है देन यू से कि यार नहीं नहीं नहीं, ये बंदा गया ना, इसकी वजह से मेरे साथ ये अच्छा हुआ। अगर ये नहीं जाता तो मैं नहीं पढ़ाई करती, Right. ये नहीं जाता तो मैं ऐसे नहीं करती। Yes. तो कहीं ना कहीं आपकी सोल ग्रो भी करी, लर्न भी करी, आपकी सोल अवेकनिंग भी हुई। तो वहां पर एक वो स्टेज आती है जहां आप सिर्फ दुआ देते हो उस इंसान को। Okay. So now you have healed a relationship. Okay. जब हम एक स्टेज पर आ जाते हैं कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जब आपको एहसास हो जाता है कि अब मैं पहले जैसा ग्रीफ कैरी नहीं कर रही हूँ, हर्ट कैरी नहीं कर रही हूँ, आई हैव come to a state where you know I have grown as a person. That means somewhere you have healed your own self. अगर हम किसी को माफ कर देते हैं, फॉरगिवनेस दे देते हैं, लेकिन फिर भी क्या हमारे अंदर कोई ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं उसके बाद भी? Yamini, I always see this that you know लोग कहते हैं कि forgiveness करो करो करो, forgive and forget. Yes. ठीक है? I say do forgiveness but don't forget. This is my policy. Why? Because if I forget, I'm forgetting the lessons that I've learned. It's true. That means अगर मैंने यामिनी के साथ एक लेसन सीखना था, मैंने फॉरगिवनेस जरूर थे ताकि आपके और मेरे बीच में ग्रजेस नहीं रहे, बट जो लेसन मुझे सीखना था, मैं तो अगर मैं फॉरगेट कर दूंगी तो मैंने वो लेसन भी अंडू हो गया ना मेरा। Right. So I need to understand that you know this lesson I have learned.
एंड आई एम नॉट कैरिंग दैट लेसन आगे। मैं वो चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ। अगर मैं एक रिश्ते में बेवकूफी करती थी, बहुत जल्दी लोगों को इमोशनली डिपेंडेंट हो जाती थी, तो अब मुझे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना है। ओके। ठीक है, आई हैव टू बी इमोशनली इंडिपेंडेंट। बहुत ज्यादा अंधा विश्वास नहीं करना है। रही बात ट्रस्ट इश्यूज की, देखो ट्रस्ट इश्यूज अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर आ रहे हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम अ ट्रॉमा, अनहील्ड ट्रॉमा। Now, this unhealed trauma can also be from the current relationship जो आपका पीछे गया है. It can also be from various other reasons of your childhood, from past life, different places, from wherever you have not received love, or where people have betrayed your trust. तो आपको वहां चीजों पर you have to work on your trust issues. क्योंकि कहीं ना कहीं ये आज आपको एक छोटा सीड लग रहा है कि सिर्फ ट्रस्ट इशू है, ये कल को जाकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। ओके, तो इट हैज टू, अगर वो अनरिजॉल्व्ड है या अनहील्ड है, यू नीड टू हील इट। जैसे कि आपने अभी बताया मुझे कि चाइल्ड ट्रॉमास की वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये जो चाइल्ड ट्रॉमास होते हैं इसको हील करना कितना इजी हो सकता है? बिकॉज बचपन से जो हम चीजें सह रहे होते हैं वो काफी लंबे समय तक चलती है, तो उसको हील करना कितना आसान हो सकता है? देखो, कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो, हमारे को इसको अपनी जिंदगी का एक पार्ट तो बनाना ही पड़ेगा। आप जो मर्जी कर लो, जब तक आप इसको अपनी जिंदगी का पार्ट नहीं बनाओगे तब तक हीलिंग होगी ही नहीं। तो यू हैव टू मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड अगेन कमिंग टू द सेम थिंग, it's not 1 day process, 2 day process, or 10 day process. You have to make this a lifestyle habit. अभी हमारे जो भी देश में देख रहे हैं हम, डाइवोर्स केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। हर एक दिन कोई ना कोई डाइवोर्स हमें देखने को मिल रहा है, तो ये क्यों हो रहा है आजकल, इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है ये? पहला, सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि मैंने इस दुनिया में आने से पहले आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपने मेरे साथ ये पिछले जन्म में किया, मैं आपके साथ इस जन्म में करूंगी, या आप ये करोगे तो मेरा ये लेसन होगा। इट कैन बी दैट ऑल्सो। सेकेंड, अब ये तो हम पास्ट लाइफ से रिलेटेड बात कर रहे हैं। दूसरा है, कहीं ना कहीं मेरे इन्वायरमेंट में मैं आज तक क्या चीजें देखता हुआ आ रहा हूँ या देखती भी आ रही हूँ, ओके, फ्रॉम माई चाइल्डहुड ऑल्सो। अगर मैं मेरे इन्वायरमेंट में ये देख रही हूँ कि रिश्ते सही नहीं चले, या मैं कहीं ना कहीं ये देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम रही है, या मदर हैड टू सफर, फादर हैड टू सफर, और माय सिस्टर हैड टू सफर, तो वो कहीं ना कहीं जो ट्रॉमा है या कड़वाहट है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ओके, तो उसकी वजह से भी मेरे रिलेशनशिप्स पे फर्क जरूर पड़ता है, इवन व्हेन आई ग्रो अप, बिकॉज एवरीथिंग इज गेटिंग स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, राइट। सेकेंड, अब आज की डेट में मुझे ऐसा एक और चीज लगती है कि जिस तरह से हमारी रिलेशनशिप्स बढ़ रहे हैं, या जिस तरह से लाइफ हमारी आगे फॉरवर्ड हो रही है, हमारे अंदर उतनी पेशेंस ही नहीं हो रही है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर पार्टनर सेइंग और डूइंग। हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए, हमें शादी भी इंस्टेंट चाहिए, हमें रिलेशनशिप भी इंस्टेंट चाहिए, हमें डाइवोर्स भी इंस्टेंट चाहिए, हम में वो पेशेंस ही नहीं रह रही है। In fact, this is what is a reflection point where I need to understand कि मेरे अंदर क्या ऐसा इशू है जो मैं रिजॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं जिस चीज से भाग रही हूँ। इसको हम फाइट और फ्लाइट का पॉइंट बोलेंगे, where I'm running away from my traumas. Okay. I don't want to face it. मेरी मदर इन लॉ के साथ 2 दिन बहस हुई, I can't stay with this man. Right. मेरी 2 दिन बहस हुई, I can't stay with this man. बट हम ये समझना ही नहीं चाह रहे कि सामने वाला भी मुझे कुछ समझा रहा है। बहुत सारे लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है कि whatever is happening in my environment
is the mirror of what is happening inside. Okay. अगर मेरे अंदर फियर है, गिल्ट है, शेम है, अगर ये फ्रीक्वेंसीज मेरे अंदर है, वो ही मेरा इन्वायरमेंट मुझे देगा इन द फॉर्म ऑफ माय पार्टनर Okay. और फैमिली और फ्रेंड्स. Hmm. अगर मैं ये चीज समझ जाऊं कि सामने वाला मुझे एक लेसन सिखा रहा है, Hmm. सामने वाला मुझे वही रिफ्लेक्ट कर रहा है जो मेरे अंदर है, Hmm. तो हमारे बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे. Okay. इतने डाइवोर्सेस नहीं होंगे जितने आज की डेट पे हो रहे हैं. Right. बट हम कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअली अवेकन्ड नहीं है. मैं अपने साथ नहीं बैठती हूँ, Hmm. मैं अपने आप को समझना नहीं चाहती हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू सी द डार्कर साइड ऑफ माई ओन सेल्फ. Okay. When I don't want to see the darker side of my own self, I want to run away from my own self. I want to run away from my own emotions. Okay. अगर मैं स्पिरिचुअली अवेकन्ड होंगी या मैं स्पिरिचुअलिटी कर रही होंगी, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये जरूर होगा कि मेरे को अपने आप को, ये मेरा ट्रॉमा है, ये मेरा इश्यू है, आई नीड टू रिजॉल्व माई ओन इश्यूज. Okay. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं आपको एक दूसरा एंगल भी देता है चीजों को समझने का. ओके, जिससे हम कामली समझ सकते हैं चीजों को. कई चीजें ऐसी हैं जो हम देख ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एक ही एंगल देख रहे हैं, वो ऐसा करता है, वो ऐसी करती है, वो ये कर रहे हैं, बट हम दूसरा एंगल देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं. हम अल्टीमेटली किसका सहारा ले रहे हैं? हम जाकर अपने दोस्तों के पास जाएंगे, फ्रेंड्स के पास जाएंगे, जिनके खुद के ब्रेकअप्स हुए होंगे, उनसे राय लेंगे. तो जब मैं अनहील्ड हूँ, मैं भी अनहील्ड लोगों के पास जा रही हूँ, तो मेरे को एक हील्ड सजेशन कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल. बट अगर मैं ऐसा कोई मेंटर चूज करती हूँ या मैं कोई ऐसी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाती हूँ जहां पर मेरे को एक रास्ता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आकाशिक टैरो, wherever you feel that I am spiritually going in the right direction, चाहे आपका ध्यान साईं बाबा जी की तरफ लगता है, चाहे आपका शिव जी की तरफ लगता है, जहां पर भी स्पिरिचुअलिटी में आपको आपका मन लग रहा है, आपको एक रास्ता दिख रहा है, द मोर अवेकन्ड आई एम, Okay. the more I work on myself. When I say the more I work on myself, that means when I'm doing journaling also, कई लोगों को लिखने की आदत होती है, एफर्मेशंस लिखने की आदत होती है, कईयों को विजन बोर्ड बनाने की आदत होती है कि विजन बोर्ड बनाया, सामने रखा. आप अगर ये छोटी छोटी चीजें भी, चेंजेस भी अपनी लाइफ में लेकर आते हो, it is going to affect your subconscious mind. When it is going to affect your subconscious mind, healing is automatically going to happen. Okay. Everything is stored in the subconscious mind. बचपन में आपने कंप्यूटर्स में 6th स्टैंडर्ड में हमें करते थे, एक फ्लो चार्ट्स बनाते थे, राइट? इफ दिस हैपेंस गो हियर, इफ दिस हैपेंस गो हियर. हम क्या कर रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में? अगर हमारा कोई ट्रॉमा है या कोई भी प्रॉब्लम है जो उसको हम मिटा नहीं रहे हैं, हम उसके सामने हम उसको हील तो कर रहे हैं, बट हम उसके साथ में एक पैरेलल एनर्जी भी क्रिएट कर रहे हैं. हम हमारे स्पिरिचुअल, हम हमारी उसको रीवायर कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को. जब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर कर रहे हैं विद एफर्मेशंस, I am healed, money comes to me easily, I get a partner, I am with a partner who loves me, respects me, तो आप उसको एक नई एनर्जी का फ्लो दे रहे हो ना. अभी आपने बताया कि हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा रखते हैं कि हम अपने आप को हील कर रहे होते हैं उसकी वजह से, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपना ब्रेन ट्रेन करके रखा होता है. जैसे कि हम देखें, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी लड़कियों से नहीं बनती है, या फिर मैं इस तरीके की जगह पे जाना पसंद नहीं करती हूँ. कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो माइंड में पहले से फिक्स कर लेते हैं और वो करना ही नहीं चाहते. तो ये क्यों होता है? देखो, 2-3 चीजें. पहला, अगर हीलिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो रिसेप्टिव नहीं है, मैं सीधा मुंह पे बोलती हूँ. अगर आप रिसेप्टिव नहीं हो तो आप हीलिंग करोगे भी नहीं. आपके पास वही इंसान आएगा जो रिसेप्टिव होगा, जो हील होना चाहता है. ओके. नंबर 1. नंबर 2,
अगर मैं रिसेप्टिव नहीं हूँ, दैट डज नॉट मीन कि मेरा ब्रेन ट्रेन्ड है। ओके, दैट ऑल्सो मीन्स कि मैं मेरे ट्रॉमास के ऊपर वर्क नहीं करना चाहती। ओके, मतलब अड़ मैं गए मेरे हैं। ट्रॉमास से बाईपास कर रही हूँ। अच्छा। Got it? I'll give you one example. I got a हम क्लास में बैठे हुए थे और एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम मेरे एक्स हस्बैंड के साथ हमारा डाइवोर्स का प्रोसीजर चल रहा है, बट मेरे मन में उनके लिए कोई फीलिंग नहीं है, ना अच्छी ना बुरी, और हमारा बस लास्ट पेपर साइन होने वाला है, एंड मैं उनकी तरफ देखती तक नहीं हूँ, बस मेरे मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है उनके लिए। बट मैम मैं ना एक रिलेशनशिप में हूँ जहां पर मैं पिछले 2 साल से, हमारा सिर्फ एक ही इशू हो रहा है, हम 2 साल से मिल नहीं पा रहे हैं। ओके। और जब मैंने ये सुना मैं बहुत जोर की हंसी। तो मैंने कहा तुम्हें कोई सिमिलैरिटी नजर नहीं आई? तो शी सेड मैम क्यों, सिमिलैरिटी कहाँ है? तो मैंने कहा तुम अपने हस्बैंड को जिसके साथ तुम डिवोर्स ले रही हो, तुम उसको आंखों में आंखें देखकर देखना नहीं चाहती हो। ओके। मैं उस एनर्जी से बाईपास कर रही हूँ, मैं मेरी ट्रॉमा से बाईपास कर रही हूँ। ओके। आई एम नॉट रेडी टू सी द फियर, द रिजेक्शन in front of me, the pain in front of me, the grief in front of me. I want to bypass myself from that pain. And then I'm saying, as a defense mechanism, I am saying, it does not bother me. It does not affect me. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं मैं अपने उस पेन से गुजरना नहीं चाह रही हूँ, इसलिए मैं उसको देखना नहीं चाह रही। ओके। इसलिए मैं मेरे पार्टनर को नहीं देखना चाहती। बट अब मैं यहां पर वो एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ इन रिलेशनशिप ऑफ लव विच वी हैड। हियर आई एम फाइंडिंग अ पार्टनर, आई हैव फाउंड अ पार्टनर, बट यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पर आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रही हूँ, तो वहां पर भी आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओके। सो एनर्जी है, हमें एनर्जी को समझना पड़ेगा। ओके, मतलब चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा सबसे। चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। तो हम जो ये कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, बेसिकली दे आर द they have the traumas that they are not facing it, or they don't want to face it, और वो उनका सेल्फ एक किस्म से डिफेंस मैकेनिज्म बन गया है। जैसे अगर कोई इंसान बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, एक इंसान जिसको बार बार बिट्रेल्स मिल रहे हैं, वो अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कैसे रखेगा? वो अपने आप को ना बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करेगा, वो लोगों को डोमिनेट करेगा, वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बार बार हर्ट हो रहा है। ओके। तो ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। ओके, इस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इट्स वेरी न्यू टू मी एक्चुअली। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, घोस्टिंग कर रहे हैं, रिलेशनशिप को एक अलग तरीके से देखने लग गए हैं, क्योंकि उनके अंदर इमोशंस के साथ वो रिलेशनशिप वो चलाना ही नहीं चाहते। उनका डिफरेंट पैटर्न है कि बस कुछ टाइम के लिए टाइम पास करना है, उसके बाद फिर वो मूव ऑन करके दूसरे रिलेशनशिप में जाएंगे। तो क्या उसमें भी कोई कर्मा ऐड होता है? बिल्कुल यामिनी, आजकल एक देयर इज अ न्यू टर्म समथिंग कॉल्ड सिचुएशनशिप, राइट? नाउ यू से casual relationship, situationship, whatever the new terms the new generation is putting up. Let's take it in what is the emotion behind. Okay. I don't want to get attached. I am not ready to take responsibility. Okay. मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मैं दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लूंगा? ओके, मुझे नहीं बंधना इस बंधन के अंदर। बट कहीं ना कहीं, अगर चाहे वो कैजुअल रिलेशनशिप है, चाहे वो सिचुएशनशिप है, कहीं ना कहीं हम रिश्ते में सब कुछ दे रहे हैं, बट कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। राइट? जब हम कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो
at the end of the day I am also becoming emotionless. I am also becoming vulnerable. ओके। मेरी भी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। हम्म। अब वो इस लाइफ में तो रिलेशनशिप में तो आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज वो मेरा पैटर्न बन गया है। राइट। कहीं ना कहीं आज नहीं तो 2 साल बाद 5 साल बाद आप देखोगे कि ऐसा इंसान लाइफ में स्टेबल हो ही नहीं पा रहा है। ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मेरे इमोशंस की स्टेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे नहीं ले रही थी या ले रहा था। ना मैंने अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ली, ना मैंने सामने वाले की। पहला तो कर्मा में तो डेफिनेटली ऐड होगा ही होगा। ओके। बट सब यहाँ पर मेरा भी एक कर्मा है, सेल्फ कर्मा। ओके। अ लेसन दैट आई एम नॉट लर्निंग, ओके। समथिंग दैट आई एम नॉट लर्निंग। आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग अ कर्मा फॉर माई ओन सेल्फ ना। राइट। राइट। सो जब मैं कैजुअल रिलेशनशिप्स में जा रही हूँ या मैं कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ तो मैं अपने आप को भगा रही हूँ फ्रॉम द टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। अब आप ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो किसी और फॉर्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आएगी आएगी। कई लोग आप देखोगे कि कई लोग पहले बहुत फ्री रहते हैं, एक लड़की दूसरी लड़की तीसरी लड़की, और अचानक से दे बिकम वेरी कमिटेड टुवर्ड्स समबडी। यस, ट्रू। क्यों होगा? क्योंकि आप अभी तक से ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे। तो भगवान ने कहा अब रुक जा बेटा, आइदर यू लर्न द लेसन ऑफ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तो किसी और फॉर्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे सर पर आएगी। ओके, मतलब आती जरूर है। आएगी जरूर। कुछ लोगों का इंटेंट नहीं होता गलती करने का, लेकिन फिर भी हो जाती है। जैसे कि बहुत पुराना एक टर्म चल रहा है वन नाइट स्टैंड का। उस केस में उस पर्सन का भी क्या कोई कार्मिक पैटर्न ऐड होता है या फिर उसको फॉरगिव कर दिया जाता है? नहीं नहीं, कार्मिक पैटर्न में तो वो डेफिनेटली आएगा। देखो यामिनी, इट इज यू नो हम एनर्जी को समझ ही नहीं रहे हैं। हम किसी के भी अगर क्लोज आ रहे हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, किसी भी फॉर्म में, चाहे इंटेंट है चाहे नहीं इंटेंट है, आई एम टॉकिंग बोथ टर्म्स। नाउ इफ इट इज लेट्स से वन नाइट और सिचुएशनशिप एनीवे, हम अपनी एनर्जीज एक ऐसे इंसान के साथ मिक्स कर रहे हैं जो मैं भी ट्रॉमा में हूं, वो भी ट्रॉमा में है। ओके। और जब ऐसा होता है तो आप उसका भी ट्रॉमा अपनी एनर्जी के साथ मिक्स कर लेते हो। ओके, मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। आप किसी को बहुत नजदीक आने दे रहे हो ना अपने, राइट। तो उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी तो मिक्स हो गई कहीं ना कहीं। एंड यू डू नॉट रियलाइज दिस। उस सिचुएशन के बाद जब आप बाहर निकलोगे, आप कहोगे यार पता नहीं मेरी जिंदगी ना अजीब सी हो गई है अचानक से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो आपका ट्रॉमा था, उस इंसान का भी ट्रॉमा था। ओके। जो कहीं ना कहीं मिक्स हो गया। ओके। So you are now carrying your baggage also and that person's energy also with you. So सबसे पहले हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी। मैं ये बार बार, अगर ये मेरा पैटर्न बन रहा है, you know, to get into situationship, one night, whatever, not even if it is not one night situation, even if I'm getting into a relationship which is not leading me to anywhere, okay, that is also creating a trauma inside me. Okay. That is also creating a unhealed pattern inside me. I am not healing my patterns. I am not healing my traumas. I am not healing my own self. मैं उनको सिर्फ एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लेयरिंग करी जा रही हूँ in the name of relationship, in the name of you know, situationship, in the name of divorce, in the name of whatever you want to say it. इससे तो पूरी लाइफ ही मैसी हो जाती है। हील तो आपको करना ही पड़ेगा और कॉन्शियसली आपको समझना पड़ेगा कि मुझे किसके साथ अपनी लाइफ बितानी है या किसके साथ मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं, एंड आई डू नॉट हैव टू गेट इनटू ऑल दिस। ओके, कॉन्शियसली तो आपको एक बार
अवेकन होना ही पड़ेगा। ये दिस कैन नॉट गो लाइफ टाइम तक। पूरी लाइफ किसी ने अपनी पूरी भसड़ मचा रखी है, सब कुछ खराब कर रखा है, लेकिन अचानक से उसको लगता है कि नहीं अब मुझे सब कुछ ठीक करना है, अब मुझे अवेक होना है, तो उस केस में वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है? अगेन पहले तो जो जहां पर इतना कांड कर दिया है, इतना सब कुछ हो गया है, तो सबसे पहले तो हम जहां पर हैं, पहले तो ग्रैटिट्यूड की इतना हमारे में समझ आई, and then let's start with forgiveness of our own self and with the persons you want to do forgiveness. So I generally what there's one strategy that I used to do. I used to write 2 books. I used to take 2 journals. एक जर्नल ग्रैटिट्यूड का होता था और एक फॉरगिवनेस का होता था। ग्रैटिट्यूड में आई यूज टू राइट एवरी डे 10 पीपल जिनको मुझे ग्रैटिट्यूड करना है, नॉट 10 बट एटलीस्ट 5 लोग जिनके साथ मुझे फॉरगिवनेस करनी है। अब वो जो फॉरगिवनेस है वो किसी के साथ भी हो सकती है, कोई चाइल्डहुड मेमोरी का भी बंदा आ सकता है अचानक से मेरे माइंड में, क्योंकि एवरी डे यू हैव टू डू इट। सो मैंने अपनी एक जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 2 जर्नल्स लिए थे, 2 बुक्स ली थी। एक था जहां पर मैं रोज अपने आप 10 लोगों को ग्रैटिट्यूड पे करती थी, और एक जर्नल में रोज मैं 3 से 5 लोगों को फॉरगिवनेस करती थी। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप 30 डेज के लिए किसी को ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो। ओके, एवरी डे यू डूइंग इट विद 10 पीपल, 30 डेज मींस 300 लोग। नाउ दीज जो ये 300 लोगों के साथ आप ग्रैटिट्यूड करोगे, ये 300 लोग कई बार अलग अलग भी हो सकते हैं विद द सेम पर्सन ऑल्सो। जैसे अगर मैं बोलूँ यामिनी थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी फॉर टुडे, कल को मैं ये भी बोल सकती हूँ थैंक यू यामिनी फॉर हेल्पिंग मी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। एक ही इंसान के साथ आपकी अलग अलग यादें भी हो सकती हैं और अलग अलग लोग भी हो सकते हैं। द मोर आई पे ग्रैटिट्यूड द मोर लाइफ इज गोइंग टू गिव मी अबंडेंस। फॉरगिवनेस में जब हम आते हैं, अब मैं एक ही इंसान के साथ 30 डेज फॉरगिवनेस भी कर सकती हूँ, मैं अलग अलग लोगों के साथ भी फॉरगिवनेस कर सकती हूँ। ओके, मतलब अगर मैंने मिनिमम 3 लोग या 5 लोगों के साथ फॉरगिवनेस करी, लेट्स से 5 लोग एवरी डे, 30 डेज में 150 लोगों के साथ मैं फॉरगिवनेस कर रही हूँ। राइट। कहीं ना कहीं आप अगर ये सोचो कि ये मेरे हार्ट पर, मेरे हार्ट चक्रा, हम हार्ट चक्रा कहते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एज अ बैगेज मेरे हार्ट चक्रा पर था। ओके, अब जब मैं फॉरगिवनेस कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो नॉट्स इतनी टफ टाइट पकड़ी थी, वो कहीं ना कहीं लूजन अप हो रही है। ओके, मतलब इस तरीके से हम अपने आप को वन यू बाय कैन वन स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, कोई पर्सन है वो रिलेशनशिप में तो है, अब उसको उस रिलेशनशिप से कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है और वो नेक्स्ट किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो गया बाय चांस, उस केस में क्या सिचुएशन बन सकता है? Okay, can I share this with the case study that I had? यस। यामिनी बहुत ही ऐसे में तो जब ये ऐसा कोई केस मेरे पास लेकर आता है, तो कई बार लोग सोचते हैं कि मैं उनको हेल्प कर दूंगी, बट मुझे वहां पर अवेकन करना पड़ता है लोगों को। देयर वाज अ फीमेल हु केम टू मी एंड शी हैड 2 daughters, 25 years of marriage, and she had a relationship of from last 2 years with a man who was already married. ओके, Now when she came to me, she said, I am leaving my family, ओके, जो existing family, husband, बच्चे, सब I'm leaving every one of them, and I just you give me a manifestation technique of how do I attract that man in my life forever. ओके, This is what she came up to me. The minute I heard this, I said, okay, so you want a manifestation technique for a person who's already married to somebody else.
आप किसी के पति को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कार्मिकली ये सही है कि गलत है? वो तो एकदम से वो गई कहती दैट मीन्स क्या मैनिफेस्टेशन, तो अगर फिर इसका मतलब मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती है। इनका मैनिफेस्टेशन इज नॉट टेलिंग यू टू मैनिफेस्ट समथिंग रॉन्ग। आप देखो तो सही, आप कार्मिकली क्या मांग रहे हो। मैं किसी का पति मांगने की कोशिश कर रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रही हूँ। I do understand that your marriage is not working. You're not getting emotional support from the partner that you presently have. But that does not mean that मेरी लाइफ अगर खराब हुई है तो मैं किसी और की भी लाइफ खराब करूं, किसी और की भी मैरिज खराब करूं। I asked a question. I said, अगर आप, are you independent or dependent? Like, are you working or not? She said, no, I'm not working. I said, okay. I said, अगर आप अभी घर, आप कह रहे हो कि मैं आज घर से निकल रही हूँ, do you have money to take care of yourself? She said, no, I don't have any money, I don't have any jewelry. I said, will you go to your parents? No, I cannot stay with them. I said, अब किसके पास जाओगे फिर? She said, मैं लड़का मैनिफेस्ट कर रही हूँ ना, वो मुझे पैसा देगा। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, किसी और का हस्बैंड मैनिफेस्ट कर रहे हो, देयर इज नो स्टेबिलिटी, आई एम नॉट यूजिंग माय कॉमन सेंस। सेकंड, आई एम नॉट, आपको अगर आपका करंट सिचुएशन क्या, मैं अपना प्रॉब्लम नहीं समझ रही हूँ। मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी करंट मैरिज में स्टेबिलिटी नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ किसी और की मैरिज खराब करने के बेसिस पे नहीं। इट्स ट्रू, राइट। देन मुझे बहुत नहीं, उनको नहीं आ रहा था समझ, फिर मुझे बहुत कड़वे शब्दों में बोलना पड़ा, you have 2 daughters? She said, yes, I have 2 daughters. I said, will you get your daughter married to a man जो कोई और उसको मैनिफेस्ट कर रहा होगा? She said, no, I cannot take that. I said, but you are creating a karma where it is going to come back to you. हमें कई बार कड़वे शब्द बोलने पड़ते हैं क्योंकि आप नहीं रियलाइज कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। हम सिर्फ उस अंधे धुन में चल रहे हैं कि ओ मैनिफेस्टेशन, आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, यू नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज समथिंग दैट आई कैन मैनिफेस्ट, इवन जब मेरी किस्मत में जो चीज नहीं है मैं उसको भी मैनिफेस्ट कर लूंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार्मिकली मैं किसी और के हस्बैंड को मैनिफेस्ट करूं। तो आप कुछ भी कर लो, पहला तो कार्मिकली इट विल कम बैक टू यू, क्योंकि आपने वहां पर उसकी मैरिज भी खराब करी, लड़की की भी मैरिज खराब करी, लड़की की भी लाइफ खराब करी, उसके आगे बच्चों की भी लाइफ खराब करी। वो सबका कर्मा कहाँ जाएगा? हाँ बिल्कुल, उसी पर्सन के पास आएगा। थैंक यू साहिबा जी, आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा और हमें बताया कि किस तरीके से हम अपने कार्मिक पैटर्न्स को ठीक कर सकते हैं और कैसे हील भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए आजकल की लाइफ में हील होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आज मुझे पता चला। Thank you so much for calling me over here. It's a pleasure coming over here. Thank you so much.